हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। जो सीरीज चल रहा है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने वाला, कि तीन तीन क्वेश्चंस को हम लोग डेली याद करते हैं और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि हमने याद कर लिया। तो चलिए आज हम लोग एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस मोटिवेशन से हम लोग और सारे क्वेश्चंस को भी याद कर लेंगे, क्योंकि एक एनर्जी मिलेगी हमें, एक जुनून सा आएगा, तो पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज का मोटिवेशन, चलिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है। तो इससे क्या मिलता है हमें मोटिवेशन, कि अगर कोई संघर्ष की राह पर चलता है तो वो संसार को बदलेगा एक दिन ज़रूर, ठीक है। और जिसने रातों से जंग जीती वही सुबह में क्या होता है, सूर्य की तरह चमक कर निकलता है, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ हम लोग आज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और आई होप कि आप लोग क्वेश्चन याद करते होंगे, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो देखो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा हिंदी से है। चलिए इसको देख लेते हैं, तीन क्वेश्चन को झटपट। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार पूछा जाता है ये। चलो हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो देखो क्या है हमारा, कि जो 1 मिनट डन। चलो, जाति प्रथा जो है भारत का प्रत्यक्ष कारण इसी बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा है वो भारत का एक प्रत्यक्ष कारण कैसे है, तो इसकी बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी एक मतलब कह सकते हैं बड़ी बाधा है, कि लोग श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप बेरोजगार हो जाते हैं और उन्होंने बेरोजगारी के सामना करना पड़ता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो जाति प्रथा है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा और है। और का मतलब कह सकते हैं कि एक मुख्य कारण है, ठीक है। जो लोगों को क्या करती है, लोगों में श्रम विभाजन करती हैं और लोग क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसी के कारण उन्हें क्या होता है कि उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आपको सजेशन दें कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, तो इसी का आंसर आप याद करें। आप अपने क्लास में आपके टीचर्स लिखवाए होंगे, शुरू से पढ़े होंगे, तो वो भी क्वेश्चंस को, उसी क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस बताने का यही मोटिव है कि आप लोग बस क्वेश्चंस को याद रखें, ताकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए आपको प्रॉब्लम ना हो। आप यही नहीं कि एग्ज़ाम में जाके तारा गिन रहे हैं कि हाँ चलो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना। इसीलिए बस मेरा मोटिव ये है कि जिन बच्चों के पास ये नोट्स नहीं है, क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, नहीं बनाया है, उनके लिए जो है वो बस क्या करेंगे, अपने नोट में टिक कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसको डेली रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन बातों को आवश्यक मानता है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो है निम्नलिखित बातों को मानते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कि लोगों में आपसी भाईचारा हो, सामूहिक दिनचर्या हो, संविधान तथा समाज का सम्मान करें, आपसी भाईचारा की भावना हो, लोग अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकें, ठीक है। तो ये बातें जो थी वो क्या है, कि हमारा जो संविधान है, लेखक चाहते हैं कि हमारे जो भारत है वहाँ पर एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। नेता के बारे में कवि क्या कहते हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि ऐसा ऐसा। चलो देख लेते हैं कि नेताओं के बारे में
में भी कहना है कि विदेशों का विकास चाहते हैं। मतलब जो नेता हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि विदेश का क्या हो, तो विकास हो, और इसी कारण अपने वस्तुओं से दूर होते जा रहे हैं तथा विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। ये स्वदेशी चैप्टर का है क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने बताया है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर इस चीज़ को। उसमें था कि लोग क्या कर रहे थे कि अपने स्वदेश में बनाए जाने वाली वस्तुएं थी उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, वो लोग ज़्यादा विदेशी जो चीज़ें थी उसका उपयोग कर रहे थे। इसीलिए जो कवि थे वो कह रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं, तो विदेशों का विकास चाहते हैं। वही चीज़ है कि अगर मानिए विदेश से कोई चीज़ आता है तो उसको हम खरीदते हैं या उसी का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा विकास तो नहीं होगा ना, उनका विकास होगा, उनको पैसा मिलेगा, वो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि जो नेता लोग हैं वही सबसे आगे हैं, कि वो लोग चाहते हैं कि जो विदेशी है, जो विदेश है वो आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि अपने देश की वस्तु को छोड़ देते हैं और विदेश की वस्तु का उपयोग करते हैं। तो यही सारी बातें जो है कवि कह रहे हैं। उसके बाद देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, कविता के प्रथम में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए भारत का यथार्थ चित्रण किया गया है। भारत माता का शरीर जो है वो श्यामला है, धूल भरा मैलासा आंचल है और गंगा यमुना के जल से अश्रुण स्वरूप है। ग्राम्य छवि को दर्शाती हुई भारत माता का प्रतिमा जो है उदासीन है। मतलब इसमें कह रहा है कि जो भारत माता है, ठीक है, उनका चित्रण इस तरह से किया गया है कि उनको एक ग्रामवासिनी माना जा रहा है और ग्रामवासिनी मानते हुए उनका यथार्थ चित्रण किया गया है और उनको बताया जा रहा है कि उनका शरीर जो है श्यामला है, धूल से भरा हुआ उनका जो आंचल है, मैला हुआ आंचल हो गया है और गंगा यमुना के जल जो है अश्रुण स्वरूप हो गए हैं और जो ग्राम की छवि है जो दर्शाती है वो भारत माता की प्रतिमा जो है उदासीन हो गई है। तो यही सारी चित्रण जो है कविता में किया गया है। उसके बाद देखिए क्या है कि बिरजू महाराज में कौन कौन से वाद्य बजाते थे। मतलब जो बिरजू महाराज थे उन्होंने कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाने के सीखे थे। तो देखिए, बिरजू महाराज सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम, तबला और सरोद। ठीक है, यही सारी चीज़ें क्या करते थे, वो बजाते थे, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा। तो जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्रांति होती है और राज्य की सत्ता बदलती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे 4-5 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो नहीं लिखना चाहते हैं, मतलब जिसके पास नोट्स है वो बस टिक लगा लेगा अपने नोट्स में और उसको याद कर लेगा और कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि डन, मैंने याद कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और मैं 6 बजे सुबह में और 6 बजे शाम को रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।